चैनल में आपका स्वागत है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। संविधियों की व्याख्या में हमारा पहला टॉपिक है लिटरल रूल या रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो देखिए आज हम इसमें क्या क्या कवर करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर है जो टॉपिक हमने इसमें कवर किया है, और लो स्टूडेंट्स के लिए ये कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन आता है 20 मार्क का। और इसमें स्टूडेंट्स के सामने चैलेंज ये रहता है कि इसमें लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल होता नहीं है। तो, जो टॉपिक हमने इस पे लिखे हुए हैं उस ऑब्जेक्टिव से लिखे हुए हैं कि स्टूडेंट को आइडिया मिले कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हम 20 मार्क का 5 से 6 पेज का डिफरेंट हेडिंग में बड़ा क्वेश्चन करके लिख सकते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शंस के वेरियस सब टॉपिक को। सबसे पहला है व्हाट आर द नेम्स ऑफ दिस रूल, वेरियस नेम ऑफ दिस रूल। तो आपको पता होगा कि रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अलग अलग नामों से जाना जाता है और एग्जाम में ये अलग अलग नामों से भी कई बार आता है। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं लिटरल रूल, इसका दूसरा नाम है सेफ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगला इसका नाम है प्लेन रीडिंग रूल। इसके अलावा रूल ऑफ ग्रामर ऑफ इंटरप्रिटेशन, ग्रामेट्रिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में है द सेफेस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो चूंकि जैसा आपको पता है कि ये प्राइमरी इंटरप्रिटेशन की कैटेगरी में सबसे पहला रूल है, इसलिए इसको लिटरल रूल भी कहा जाता है और सेफेस्ट और सिंपलेस्ट रूल भी कहा जाता है। तो इनमें से कोई भी अगर क्वेश्चन में नाम चेंज करके आता है तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इन सब का मतलब एक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन ऑफ रूल का मतलब क्या है ये हम देखते हैं। तो जैसा वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, लिटरल मतलब एज इट इज। इसमें हम अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं, जज अलग से दिमाग नहीं लगाते हैं। जो भी लॉ की लैंग्वेज लिखी होती है उसका ग्रामेट्रिकल या व्याकरणीय मतलब लगा करके, अर्थ लगा करके सीधे तरीके से उसको इंटरप्रिटेट किया जाता है। अब इसके लिए गाइडलाइन क्या है, जैसा हमने अभी पहला बताया कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है। जब भी जजेस को किसी एक्ट को इंटरप्रेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल अप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं या पहला नियम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन का प्राइमरी रूल की कैटेगरी में। अब इसका मेन बेसिस क्या है रूल का, कि वर्ड्स को जो है ना, जो वर्ड्स एक्ट में लिखे हैं उनको जजेस को उनके ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग के हिसाब से ही लेना है, उसमें अलग से अपना दिमाग नहीं लगाना। मीन्स काउ, काउ मतलब गाय, काउ मतलब काउ, नो अदर थिंकिंग। अगर उसके डबल मीनिंग निकलते हैं तो भी फर्स्ट मीनिंग हमने वही निकालना है जो उसका नेचुरल मीनिंग है। ओके, सेंटेंस के हिसाब से। और सबसे पहली इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब किसी वर्ड का मीनिंग निकालना होता है जज को या लॉयर को, तो वो पहले इंटरप्रिटेशन क्लोज जो उस एक्ट के शुरू में दिया होता है उसमें देखते हैं कि वहाँ की डेफिनेशन में वो कवर किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर उसमें किया हुआ है तो उसी मीनिंग को माना जाएगा, अगर उसमें वो नहीं कवर किया हुआ है तभी उसको डिक्शनरी की रेफरेंस की मदद से उसका मीनिंग खोजा जाएगा, और जो उसका जनरल मीनिंग डिक्शनरी में होगा उस लॉ के अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा एक और ध्यान रखने वाली चीज है, जो टेक्निकल या साइंटिफिक वर्ड हैं उनको उन्हीं के मीनिंग में लिया जाएगा, ना कि उनको जनरल मीनिंग में लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को करंट भी बोला जाता है। तो अगर उस एक्ट के अंदर करंट टेक्निकल सेंस में आया है, इलेक्ट्रॉन के वर्ड यूज हुए हैं, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में ही लिया जाएगा, ना कि उसको किसी अदर मीनिंग में लिया जाएगा। तो ये जनरल इसके गाइडलाइन है इसको फॉलो करने के। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बेसिक इसका यही है कि उस एक्ट के अंदर कोई डेफिनेशन दी गई है उस वर्ड पे, तो पहले जजों को उसको फॉलो करना है।
अगर वो नहीं दी गई है तो डिक्शनरी में जो दिया हुआ है उसका मीनिंग उस एक्ट से रिलेटेड वो लेना है, और टेक्निकल वर्ड को उनके टेक्निकल सेंस में लेना है। और नट सेल में अगर बोला जाए तो आपको अलग से अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना है, डेविएट नहीं करना है, जो मीनिंग सिंपल जनरल लॉजिक में है उसको ही अप्लाई करना है। ये बोलते हैं रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। अभी हम देखते हैं कि इस रूल को वेरियस केस लॉ के द्वारा जुडिशरी ने किस तरह से एस्टेब्लिश किया है और इसको और मजबूत किया है और इसकी गाइडलाइन दी है। तो ये इस बड़े क्वेश्चन को बड़ा करने का तरीका है। इस छोटे क्वेश्चन को जब आपको बड़े मार्क्स में आता है, 20 मार्क्स में आता है, तो बड़े करने का तरीका है कि आप इसके 4-5 केस लॉ को बढ़िया करके याद करिए और उन केस लॉ की डिटेल को जैसा अभी आपको बताया जाएगा उस तरह से 1 बाय 1 करके लिख दीजिए। अभी पहला केस इसके अंदर है मनमोहन दास बनाम बिशुन दास। अभी ये तरीका है लिखने का, सबसे पहले आप लिखिए कि उस केस में कौन सा एक्ट इन्वॉल्व था। तो जैसे इस केस में एक्ट इन्वॉल्व था यूपी टेम्परेरी कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1947 का सेक्शन 31E। तो आप इसको हेडिंग में लिखेंगे और इसके बारे में 2-3 लाइनें लिखेंगे। अब फिर आप ये बताएंगे कि क्वेश्चन किस चीज पे हो रहा था, कौन से टेक्स्ट या वर्ड पे क्वेश्चन हो रहा था। तो फिर ये बताएंगे, जैसे हम एग्जांपल इस एक्ट की बात लेके चलते हैं। तो इस एक्ट के फैक्ट बेसिकली ये हैं कि एक किराएदार था और किराएदार ने मकान मालिक की मर्जी के बगैर उस मकान के अंदर काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन करवा लिया। अब मॉडिफिकेशन चूंकि मकान मालिक की मर्जी के बिना होगा तो वो तो ऑब्जेक्शन उठाएगा ही, तो उसने कोर्ट में केस किया। तो अभी जो सामने आपके पास टेक्स्ट है वो क्वेश्चन में था कि टेनेंट हैज विदाउट लैंडलॉर्ड परमिशन, बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के उसने कंस्ट्रक्शन कर लिया, विच हैज मेटीरियली एल्टर्ड एकोमोडेशन और इज लाइकली टू सब्सटेंशियली टू डिमिनिश इट्स वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस वर्ड पे था, और पे था। और का मतलब ये है, किराएदार ये बोल रहा था कि मैंने मकान को एल्टर तो किया है लेकिन उसकी उससे वैल्यू डिमिनिश नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया है। लेकिन कोर्ट ने इसको बाद में इंटरप्रेट किया और उसने बताया कि और एंड बोथ आर डिफरेंट थिंग। अगर यहाँ पे और को माना जाए तो आप देखिए कोई सा भी एक अगर ऑफेंस होता है तो वो ओवरऑल ऑफेंस माना जाएगा। मतलब उसने एल्टर कर लिया तो भी ऑफेंस हो जाएगा, और उसके किसी काम की वजह से मकान की वैल्यू डिमिनिश हो गई तो भी वो ऑफेंस माना जाएगा। तो किराएदार का कहना था कि मैंने एल्टर तो किया बट मकान की वैल्यू कम नहीं हुई है, उल्टे बढ़ गई है, तो मैंने ऑफेंस नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, चूंकि इस एक्ट के अंदर और का बहुत क्लियर मीनिंग है कि कोई सी भी एक अगर आप वायलेशन करते हो तो वो ऑफेंस माना जाएगा। इसलिए कोर्ट ने बोला कि और का मतलब है कि अगर आपने मकान में कुछ फेरबदल कर लिया, चाहे उसकी वैल्यू घटी हो या बढ़ी हो, आपने ऑफेंस किया है। तो इस तरह से अब आपको आइडिया लगा होगा कि रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन का इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जाता है। अब हम कुछ और केस देखेंगे। दूसरा केस है इसमें मनमोहन तुली बनाम दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी। अब इसमें आपको मेरी हेल्प करनी है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बिकॉज लॉ एकदम कॉमन मैन की थिंकिंग का ही होता है और जुडिशरी भी उसको कॉमन मैन की थिंकिंग के हिसाब से ही इंटरप्रिटेट करती है। इसमें एक्ट इन्वॉल्व था दिल्ली टर्मिनल टैक्स रूल 1958 एंड दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957। अब इस केस के फैक्ट ये हैं, अभी जब पहले दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरियल हाईवे नहीं बना था तो यूपी की तरफ से जाने वाली सारी गाड़ी जो हरियाणा राजस्थान जाती थी वो दिल्ली से क्रॉस होके जाती थी। हालांकि उनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, तो वो दिल्ली से पास होते थे। अब दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी क्या करती थी, जो व्हीकल अंदर से पास हो रहा है उससे भी वो इस तरह से टैक्स लेते थे जैसे कि दिल्ली के अंदर एंट्री होके कोई सामान लेकर के आता है और सामान अनलोड करता है, उससे वो टैक्स लेते थे। अब आप बताइए, गाड़ी सिर्फ पास हो रही है और वो ना कोई सामान उतार रही है ना चढ़ा रही है, तो क्या दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी को उस पर टैक्स लेना चाहिए?
टर्मिनल टैक्स लेना चाहिए? यस, नहीं लेना चाहिए। आप बिल्कुल सही हो। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन पहुंचा, तो उन्होंने इस रूल को अप्लाई किया लिटरल कंस्ट्रक्शन को, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गाड़ियां सिर्फ पास हो रही हैं और ये यहाँ पे इनका टर्मिनल नहीं है, ये यहाँ पे आके ख़त्म नहीं हो रही है, यहाँ पे आप आके अनलोड नहीं कर रही, तो ये टर्मिनल टैक्स इस पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, एक और कुछ केस देखते हैं तो आपको और आइडिया आएगा। अगला केस है इसमें विमल चंद बनाम गोपाल अग्रवाल। इसके अंदर सेक्शन 3 था यूपी सेल टैक्स एक्ट 1948 का क्वेश्चन में। अब इसमें टैक्स क्या लिखा हुआ था कि कोई भी कुक्ड फूड है तो उस पर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। कुक्ड फूड पे, पके हुए खाने पे टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी चूंकि कुक्ड फूड था, तो अभी सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनकी फैक्ट्री पे बिस्किट बनते थे, इन्होंने बिस्किट को भी बोला कि ये भी कुक होके बनता है, कुक्ड फूड है, इसलिए इस पे भी टैक्स लगना चाहिए। अभी इंडस्ट्री ओनर कोर्ट में गए और उन्होंने इसको चैलेंज किया। अब आप बताइए सोच के, आपके हिसाब से बिस्किट कुक्ड फूड है या नहीं है? कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वेरी करेक्ट। तो बिस्किट कुक्ड फूड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया और बोला कि बिस्किट कुक्ड फूड की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए इस पे सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली टैक्स नहीं लगाया जा सकता। चलिए अगला देखते हैं क्विकली। 4 नंबर केस, म्युनिसिपल बोर्ड वर्सेस स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राजस्थान। इसमें एक्ट था मोटर व्हीकल एक्ट 1939 और उसका सेक्शन 65A। तो इसके फैक्ट ये हैं कि अथॉरिटी ने क्या किया था, एक बस स्टैंड को शिफ्ट कर दिया था। अब बस स्टैंड को शिफ्ट करने के जो एक्ट में प्रोविजन ये है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी भी कॉमन पर्सन को कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो 30 डेज के अंदर अंदर इसकी एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन की अथॉरिटी को देगा। लेकिन यहाँ पे पार्टी ने क्या किया, जब उनकी नॉलेज में आया ना बस स्टैंड चेंज हो गया, उसकी 30 डेज के बाद उन्होंने 30 डेज के अंदर उन्होंने उधर दिया। अब बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जब उन्होंने नोटिस दे दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हम ये बस स्टेशन चेंज कर रहे हैं और 30 डेज के अंदर अंदर किसी को ऑब्जेक्शन देना है तो दे दो, तो उस अगर मान लिया 30 दिन पूरे हो गए और मेरी नॉलेज में अब आया 2 महीने के बाद, और अब मैं अथॉरिटी को ऑब्जेक्शन नोटिस दूं, तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, अब सोचिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बताया कि कोर्ट की लैंग्वेज बहुत ही क्लियर है, आपको अगर ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन देनी थी तो आपको अथॉरिटी के नोटिस देने के 30 दिन के अंदर अंदर करनी थी। ओके, तो देखिए किस तरह से लिटरल रूल कॉमन मैन की थिंकिंग के हिसाब से मूव करता है। अभी हमने इसमें सॉरी स्लाइड जल्दी से आगे चली गई है। हाँ, तो ये हम यहाँ पे थे। अभी हम अगले वाले केस पे चलते हैं, एमबी जोशी वर्सेस एमएसटी सिंपी, AIR 1961। अब इसमें क्या था, फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट जो क्वेश्चन में था। अब क्वेश्चन क्या था इसमें, एडल्ट्रेशन कोई भी अगर बटर में करेगा, घी में कोई भी अगर एडल्ट्रेशन करेगा, तो वो इस एक्ट के अंदर ऑफेंस माना जाता और उस पर पनिशमेंट होता। लेकिन वर्ड क्या था, वाटर मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से बना हुआ मक्खन। अभी इस पार्टी ने क्या किया, इन्होंने बटर में मिलावट की, और मिलावट करके जब इनको एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दबोचा और इनको कोर्ट में लेके गए, तो इन्होंने बोला नहीं जी, हमारा जो बटर है वो मिल्क से बनता ही नहीं, हम तो कर्ड से बनाते हैं, तो हम पे ये टैक्स एप्लीकेबल होता ही नहीं है, ये तो उन लोगों पे एप्लीकेबल होता है जो मिल्क से बटर बनाते हैं। तो अभी आप बताइए, अगर कोई शख्स कर्ड से या दही से बटर बना रहा है और उसके अंदर वो मिलावट कर रहा है, तो उसको इस एक्ट के टैक्स के अंदर ऑफेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा?
तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बटर इज बटर, मक्खन मक्खन होता है, चाहे वो दूध से बने या दही से बने, उसका एडल्ट्रेशन ऑफेंस ही होता है। तो हमने इसमें 5 केस ला इसलिए लिए हैं ताकि आप इन 5 केसेस के बारे में एक एक पेज भी लिखोगे, एक्ट और जो भी आपको फैक्ट समझ में आ रहे हैं उसको लिखोगे, तो आप एक इस रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन पे एक बड़ा आंसर लिख सकते हैं। आगे इसमें 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उस पर चलते हैं। एडवांटेज ऑफ लिटरल रूल। तो लिटरल रूल के एडवांटेज ये हैं कि इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जजेस को या एडवोकेट को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। प्लेन रीडिंग करके जो उसका ग्रामेट्रिकल मीनिंग निकलता है उसको आप अप्लाई कर देते हैं। अभी इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि कई बार आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाते हो तो उसमें क्या होता है, कानून का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फेल हो जाता है। फेल कैसे होता है? आप देखिए कितने अपराधी कानून के शिकंजों से बच के छूट के निकल आते हैं अपराध करने के बाद भी। क्यों? कोई ना कोई वर्ड ऐसा निकाल लेते हैं वो जिसमें उनके बचने का चांस आ जाता है। जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर लिखा है कि अंदर गोली के छर्रे जैसी कोई चीज दिखाई देती है, डॉक्टर ने जैसी वर्ड लगा दिया। अब डॉक्टर ने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से जैसी वर्ड लगाया, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो जो एक्यूज साइड का वकील होता है वो बोलता है सर ये गोली नहीं है, ये गोली प्रूव नहीं हुई है, गोली जैसी है। और वो जैसी का बेनिफिट लगा करके लोग बच जाते हैं। तो ये लिटरल रूल का डिसएडवांटेज है कि आप वर्ड बाय वर्ड लिटरली जाके अगर फॉलो करते हो, इंटरप्रेट करते हो, तो कई बार जो इंटेंशन ऑफ द लॉ है ना वो उसके साथ में अनजस्ट होता है और वो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। तो इसके लिए इसके एक्सेप्शंस भी हैं। अभी जहां पे जजेस को लगता है कि कानून लिटरली फॉलो करने से अपराधी बच के निकल रहा है, तो फिर जो दूसरे रूल हैं उनको अप्लाई किया जाता है, इसको अप्लाई नहीं किया जाता। वहां पे फिर हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जो मिसचीफ रूल है या गोल्डन रूल है उसको अप्लाई किया जाता है। तो ये हमने टॉपिक कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपके फिर भी कुछ इस पे डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें, उनका उत्तर देने में मुझे अति प्रसन्नता होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने अन्य मित्रों को उनके लाभ के हेतु शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।